नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री। और आज बड़े ही सौभाग्य का अवसर है कि आज हम अ, हमारी जो मिलने की यात्रा रही आदरणीय कर्नल गोपाल सिंह जी से के साथ। सर, आपका अपना जो चैनल है, हमारा पेज विचार मंथन पर स्वागत है। और काफी समय से कर्नल साहब से हमारा संपर्क रहा है और आपको देख करके कहीं ना कहीं एक ऊर्जा मिलती है। तो मैं तो इस तरह से कहता हूं कि सदा सम्मान में इस देश के मिटती रही वर्दी, रहे हम नींद में सोते मगर जगती रही वर्दी, नमन वंदन अरे करना सदा उन देशभक्तों को, रहा हो सामने कोई सदा लड़ती रही वर्दी। ऐसी वर्दी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन करता हूं सर। सर, आज आपसे मिलने का सुयोग बना तो मैंने सोचा कि कुछ हम संदेश परख कुछ वीडियो बनाएं, जिससे कि कहीं ना कहीं एक मैसेज हमारी आर्मी के लिए, हमारे नौजवानों के लिए आर्मी के द्वारा, या आप जैसे जो हमारे विशिष्ट मेडल जो प्राप्त सैनिक रहे हैं उनके द्वारा प्राप्त हो सके। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कवि मोहन शास्त्री जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप पधारे और मुझसे मुखातिब हुए। अभी जो भी आप सवाल करेंगे मैं उनका जवाब दूंगा। जी सर। कर्नल साहब, मैं पूछना चाहूंगा कि अपना जन्म स्थान और शिक्षा दीक्षा जो एक बचपन से जो होता है उसके विषय में थोड़ा सा बताएं प्लीज। मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ जी। मथुरा में माठ तहसील है और गांव जावरा है जी। वहां से 12वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं आर्मी एजुकेशन कोर में भर्ती हुआ। अच्छा। और वहां से मेरी लालसा थी कि मैं एक एजुकेशन इंस्ट्रक्टर बना, लेकिन मेरी लालसा थी कि क्यों ना अधिकारी बना जाए जी। और उसके बाद मैं सेना में अधिकारी के रूप में गया। और फिर भी और एक और बड़ी लालसा थी, क्यों ना स्पेशल फोर्स के अंदर जाए, पैरा कमांडो बना जाए जी। तो मैं कमीशन के समय पर 4 पैरा SF। अच्छा, 4 पैरा SF रही है। हाँ, 4 पैरा SF जो आज न केवल भारत में ही लेकिन पूरे विश्व में उस पलटन का नाम है जी। मैं उसमें कमीशन लिया और 36 साल 9 महीने अपने सेवा देने के बाद मैं 2008 में सेवानिवृत्त हुआ। कर्नल साहब, मैं पूछना चाहूंगा, क्या कोई ऐसा व्यक्तित्व रहा जिनको देखकर ये कभी लगा हुआ मैं इसलिए सेना में भर्ती हुआ? तो ऐसा कुछ? बिल्कुल सही है कि मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई जो है वो सेना में थे जी। उस समय से ही मुझे लालसा थी कि जब भाई जो है उनसे मैं पूछा करता था कि आप बंदूक चलाते हो क्या? अच्छा। तो उन्होंने मुझे मजाक में कह दिया, बेटा ये बताइए, सेना में है तो बंदूक नहीं चलाएंगे तो क्या चलाएंगे? जी जी जी। तो क्या मैंने फिर उनसे प्रेरणा ली कि भैया मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। चिंता ना कर, तू भी ज्वाइन करेगा, लेकिन तेरे को थोड़ा और भी अच्छी जगह पर ज्वाइन कराएंगे। तो उस तरीके से प्रेरणा तो परिवार में। और फिर उसके बाद में मेरे अभी इस वक्त जो है मेरे फादर इन लॉ वो भी सेना में से हैं, उनके 2 पुत्र हैं वो भी सेना में रहे। उन अभी हमारे ग्रैंडसन, मेरा बेटा भी आज सेना में है। तो ये बड़ा गर्व है कि हम राष्ट्र में रहते हुए जी राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं है, तो वो हम देश के खिलाफत कर रहे हैं। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं है, नर नहीं पशु निराश जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। बिल्कुल। तो राष्ट्र सर्वोपरि को मानते हुए हम सेना में रहे हैं और उसके बाद में भी अभी हम तमाम सामाजिक सेवाओं में कार्य कर रहे हैं। और फिलहाल पिछले 5 साल से जी मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, जहाँ अपने पूर्व सैनिकों की समस्याओं को उनके तमाम जो है वीर नारी उनके जो समस्याएं उनको आगे लेकर के चलता हूँ जी। और इसके अलावा बहुत सी चीजें जो मैंने की हैं उसमें मैं युवाओं के लिए जी बहुत प्रेरणादायक, यानी उनको मोटिवेशनल और कैरियर गाइडेंस के ऊपर काफी प्रेरित करता हूं। तो एक कोई अपना संस्थान भी चलाते हैं जिसमें हाँ, युवाओं को हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शास्त्री जी कि 2008 में जब रिटायर हुआ, उससे पहले मैं दिल्ली में NCC गर्ल्स बटालियन का कमांडिंग अफसर था जी। और उस दौरान 170 बच्चे मेरे पढ़ाए हुए
2 बजे से 6 बजे तक मैं ऑफिस में बच्चों को पढ़ाता था। तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड क्वालिफाई किए, और उसके अलावा तमाम यानी एनसीसी के अंदर कार्रवाई करने की वजह से मुझे भारत सरकार ने, राष्ट्रपति महोदय ने विशिष्ट सेवा मेडल जी। तो मैं उस समय से ही, और जिस समय रिटायर हुआ 30 जून को, 1 जुलाई से जी मैंने जो है अपनी एकेडमी, बोर्ड्स एकेडमी के नाम से शुरू की, और अब तक 383 बच्चे यानी 450 से ज्यादा बच्चे जो है मेरे पढ़ाए हुए आर्मी के लिए आर्मी के अंदर ऑफिसर अधिकारी। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात है सर। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे एक ही होता है भाई आर्मी में जीवन बड़ा अनुशासित होता है, कोई ऐसा प्रसंग याद आता हो कि भाई जहां पर गुरुओं के द्वारा, या कहते ना सूबेदार साहब के द्वारा कभी पनिशमेंट मिली हो, या वो चीजें कुछ याद आती हैं कि देखिए ऐसा है कि अनुशासन ही सबसे बड़ी शक्ति है एक जवान की। हाँ जी। यदि वो राष्ट्र के लिए सब कुछ तभी कर पाएगा जब उसके अंदर हर तरह का अनुशासन होगा। जी जी। जो आप कह रहे हैं ये बात सत्य है कि गलतियां किससे नहीं होती, और यदि गलतियां होती हैं तो उसको सुधारने वाला गुरु होता है। इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और उसमें जो आपने कहा कि वो प्रताड़ना हमारे यहाँ गंदे वाली प्रताड़ना नहीं होती। हम लोग आपको भैया कहते हैं ये गलती के 2 फंटूर लगा दे, उसको तो इस प्रकार से उसको ये चेतना देने के लिए कि यदि गलती की है तो उसको कैसे सुधारा जाता है, और उसको सुधार करके फिर आगे कैसे बढ़ना है, ये बहुत आवश्यक होता है। तो अपनी जो प्रारंभिक प्लाटून 4 उसमें ही रहे आप, 4 पैरा फिर उसमें, तो आपने बताया कि उसमें बटालियन ने किस किस युद्ध में भी भाग लिया। देखिए हमारी पलटन जो है 4 पैरा 1961 में रेज हुई थी जी, और इसने सबसे पहला युद्ध गोवा के अंदर किया था जी। रेज होने के तुरंत बाद गोवा लिबरेशन में उन्होंने काम किया। उसके बाद में ईस्ट में उन्होंने भाग लिया, साइचल में ये रही है पलटन, उसके अलावा उरी सेक्टर में ये रही है, ईस्ट में रही है, फिर श्रीलंका में बहुत अच्छा काम किया, और उसके बाद में जब ये कमांडो बनने के बाद में ये जो है ना उधमपुर में इनको बेस किया गया, और उसके बाद इनको बहुत जो है ना स्पेशल फोर्स को जो टास्क मिलते हैं वो टास्क मिले, और सबसे बड़ा जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो 4 पैरा SF ने की थी 2016 में। 7 ठिकानों पे अंदर जाकर के POK के अंदर 7 ठिकानों को ध्वस्त किया था जी जी। तो ये बड़े गर्व की बात है कि हम ऐसे स्पेशल फोर्स के एक छोटे से नुमाइंदे हैं, और हमारे जो बच्चे सिखाए हुए आज वो नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात सर। और सर एक आम जो इंसान होता है ना, उसके मन में एक क्वेश्चन ये आता है, जैसा कि आजकल राजनीतिक भी बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन कि भाई पहले आर्मी के हाथ बंधे हुए होते थे, अब आर्मी के हाथ खोल दिए गए हैं, और इस तरह का क्या परिवर्तन कुछ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं 1971 की लड़ाई के समय भर्ती हुआ था जी, और उस समय से अब तक कितना परिवर्तन आया है ये बहुत देखने लायक है। और कुछ समय पहले जी, जब तक जो आप कह रहे हैं हाथ बंधे हुए की बात की, अब छोटा सा भी, मैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मेरे 4 टेन्योर रहे हैं, उन दौरान में हम यानी ये कहिए कि यदि छोटी गोली भी चलानी पड़ती थी उसके लिए पूछना पूछना पड़ता। आज स्थिति यह है कि ये यानी राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से सेना को आगे ले जाना चाहते हैं जी जी। सेना के बारे में क्या सोचते हैं। अब 1962 की लड़ाई देखिए जी, 1962 में क्या हुआ, सेना कभी हारी नहीं है जी। हारी क्यों 1962 में, उसका कारण बहुत है, वो मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, लेकिन देखिए 1947 से लेकर के अब तक जो भी युद्ध हुए उसमें सेना सबसे आगे रही है। 1971 में वो देखिए समय था जबकि सैम मानेकशॉ से कहा गया था उस समय की हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कि मई के महीने में आप लड़ाई में जाइए, उन्होंने सब मना कर दिया था, नहीं आपने युद्ध जीतना है या हारना के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा ये रेजिग्नेशन अपने हाथ में लेके गए, उन्होंने कहा आप डिसाइड करो। उसके बाद में 3 दिसंबर को जब लड़ाई पाकिस्तान ने हमारे ऊपर छिड़ी तो
एक बच्चा पैदा किया जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश। हाँ। और उस समय भी बहुत बड़ी गलती हुई हमारी, जो भी सरकार कही है कि 93,000 प्रिजनर्स हमारे पास थे 73 में जब शिमला एग्रीमेंट हुआ है, 72 या 73 में हुआ है, उस समय पर वो हमें 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारे हाथ में था और 93,000 प्रिजनर्स थे। जो समस्या आर्टिकल 370 की पीओके की थी उस वक्त सॉल्व हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। तो उस समय के बाद में जो हाथ खोलने वाली बात है, आप देखते हो रोजाना, अभी पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने अपनी पार्लियामेंट में भी कहा है कि हमने सेना को खुली छूट दी है, वो अपने निश्चित करें यदि आतंकवादी कोई है और या कोई भी एक्शन आपने लेना है वो आप निश्चित करिए और हमारा आपका साथ है। ये बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की बात भी होती है, कहीं ना कहीं जो ऊपर राजनीतिक नेतृत्व है उसकी इच्छा शक्ति की बात है। अदरवाइज सेना तो हमेशा आगे शौर्य दिखाती है। तो मैंने तो कभी अपने सैनिकों के सम्मान में एक 4 पंक्ति इस तरह से कही कि वीरों का सम्मान जरूरी है, उनकी एक पहचान जरूरी है, हम तुम रहे ना रहे लेकिन हिंदुस्तान जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए हम सभी को, राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी और हमारी सेना तो आगे रहती ही है, एक मिल करके और एक अच्छी तरह से उसमें मतलब निर्णय लेने चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको राजनीतिक बातें हैं उनको मैं नहीं कहूंगा आज पार्लियामेंट। सेना के बारे में कहूंगा कि जो हमने दुखद विषय है जो हमने देखा है, जो समझा है। आज जो है देखिए उरी का हमला हुआ, हमारे उरी में ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर उन्होंने हमला किया पाकिस्तानियों ने। उसके बाद में उसका जवाब क्या दिया, जाकर के 4 सर्जिकल स्ट्राइक पहली वाली की, जिसके अंदर हमारी 4 पैरा एसएफ ने किया और 9 पैरा उनके साथ में थी, तो अंदर घुस करके मार के आए पीओके के अंदर। फिर दोबारा यानी पुलवामा हुआ, अब पुलवामा में हमारे सैनिकों को मारा। उसके बाद में क्या हुआ, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक भी अंदर घुस करके पाकिस्तान की बात है। और इसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि सेना का शौर्य और आत्मबल अच्छा है, तभी हम इस तरह की बातें कर पा रहे हैं और तभी ये सब कर पाते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व, सेना की मदद, सेना की कार्रवाई, उसके ऊपर विश्वास रखते हुए सेना को खुली छूट देना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये उभरते भारत की, बढ़ते भारत की, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है और ये विश्व के अंदर विश्व गुरु बनने के कगार पर आगे बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में आप यानी भारतीय जो भी हमारे प्रकरण हैं, उपकरण हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए यदि हम आगे बढ़ रहे हैं और इच्छा शक्ति को आगे लेते हुए, राष्ट्र सर्वोपरि मानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सर मैं पूछना चाहूंगा कि अपनी 4 पैरा एसएफ कहाँ मतलब देश में कौन सी जगह ऐसी रही जहां ये लगा हो भाई यहाँ बहुत मजे हैं और यहाँ बहुत टाइट ड्यूटी रही है? स्पेशल फोर्स हो या कोई भी फोर्स हो, हमारी ये कहना कि ये कठिन है और ये आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हम जब यानी ऐसी एनवायरनमेंट में होते हैं कि जहां पर थोड़ा आराम, जैसे कहते हैं पीस एनवायरनमेंट या यानी सामने का एनवायरनमेट, जब पीस में होते हैं तो हम तैयारी करते हैं, पसीना बहाते हैं जिससे लड़ाई के अंदर हमारा खून न बहे। तो उस स्थिति में भी कहें तो हमारे आराम नहीं होता है। आराम देखिए, आराम आपके इसके ऊपर है, सोच के ऊपर है। आप यदि आराम बिस्तर पर भी लेट रहे हैं तो फिर कमर में दर्द हो रहा है। जी जी जी। लेकिन हम जब 100 किलोमीटर का स्पीड मार्च करते हैं, 40 किलो वजन हमारे कंधे में होता है, हथियार होता है, सब कुछ, उसके बावजूद भी 100 किलोमीटर स्पीड मार्च करने के समय पर भी यदि मान लीजिए हमें 1 बोतल पानी मिलता है, हम उससे भी जीवित रहते हैं। जी जी। यदि हम जाते हैं जंगल में 4-4 दिन 5-5 दिन यानी बाहर निकलते हैं और हमारे पास में शकल पारे और चना और गुड़ होता है थोड़ा, उससे भी हम जीवित रहते हैं। तो कष्ट तो उसके ऊपर होता है जो सोचता है दिमाग में। ये सारा जो है राष्ट्र और देश के लिए जो हम काम करता है वो कष्ट कहीं नहीं सोचता। लेकिन कर्नल साहब, कहीं ना कहीं ये तो मैंने महसूस किया है कि एक सैनिक को पारिवारिक उससे बहुत कई बार समझौते करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी भी आर्मी में रहे
और साल में एक बार आते थे छुट्टी, तब भी हम बहुत डरते थे। तो इस तरह का मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूं कि सेना को सम्मान तो समझो सर्वोपरि होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, यदि सैनिक अपनी ड्यूटी, अपने दायित्व को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा है, जी। तो उसमें उसके परिवार का सबसे बड़ा हाथ होता है। सबसे बड़ा, क्योंकि परिवार यदि दुखित है जी, तो बार बार जो है चिट्ठी से, पत्र से, वैसे, और आजकल तो ये मोबाइल आ गई है, कम्युनिकेशन फास्ट होता है। उस स्थिति में बड़ी स्थिति नाजुक बन जाती है कि वो परिवार को देखे, अपनी ड्यूटी देखे। आपने देखिए थापर का कारगिल युद्ध के दौरान क्या क्या लिखा उन्होंने, है, मैं या तो दुश्मन को मार के आऊंगा, या तिरंगे को लहरा के आऊंगा, या तिरंगे में लिपट करके आऊंगा। ऐसे हमारे वीर जवान हैं। और वो किसके लिए? उस समय जब सामने दुश्मन होता है तो उसको क्या दिखाई देता है? सिर्फ दुश्मन को खत्म करना है। ना माँ याद आती है, ना बाप याद आता है, ना पिता परिवार याद आता है। उसको सिर्फ ये आता है, इसको यदि मारा तो मैं परिवार के पास जाऊंगा, नहीं तो मेरी शहादत होगी। तो ये बात बहुत ही जुनून होता है उस सैनिक के अंदर, और खासतौर से स्पेशल फोर्स वैसे ही कहते हैं, एलीट ऑफ द एलीट्स। तो हाँ। तो आजकल रिटायरमेंट के बाद, वैसे सैनिक कभी रिटायर नहीं होता, क्या दिनचर्या चल रही है सर आजकल? कहाँ व्यस्त? देखिए, जब से मैं रिटायर हुआ 2008 से मैंने एकेडमी खोली जिसका नाम है बोलसर एकेडमी। उसमें मैं सेना के लिए युवाओं को तैयार करके उनको अधिकारी बनाने के लिए। और आप अपना नंबर बता पाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी के मन में ही जज्बा पैदा हो कि भाई हम सर से मिले। अपना एक बार नंबर रिपीट कर दें सर। मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9899647690। एक बार फिर कहता हूँ, 9899647690। और मैं अभी अगस्त के महीने से जी, यानी 16 अगस्त से जी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जो 14 दिन का कैप्सूल होता है वो शुरू करने वाला हूं। अच्छा। जो भी मेरे से संपर्क करें, आइए, हम अच्छी तरीके से उनको तैयारी कराएंगे। हम कोचिंग नहीं देते, हम गाइडेंस देते हैं। और गाइडेंस से क्या है, बच्चा सेलेक्ट होता है और अधिकारी बनता है। बिल्कुल, बहुत। और अंत में हम इस वीडियो का वो करें तो एक मैसेज आप अपनी तरफ से, उससे पहले आप अंत करें, उससे पहले अभी जो करंट सिचुएशन है, जो 22 अप्रैल 2025 को जी पहलगाम में, पहलगाम में जो हमारे लोग वहां पर भारतीय सिविलियन जितने वहां गए थे, उनको जाति पूछ करके मारा गया, जिसमें से 22 लोग, जिसमें 21 हमारे और एक नेपाल का वो था, जिसमें बच्चों के सामने, पत्नियों के सामने मारा गया था। जी। वो आतंकी 28 तारीख को 4 पैरा SF ने, 24 RR ने और पुलिस और CR उनके साथ में जवानों ने, उन्होंने तीनों को जी अच्छी तरीके से उनको 72 हीरो के पास में पहुंचाया। तो ये सेना का जज्बा है, और जज्बा सिर्फ एक के लिए, मातृभूमि सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। और उसके लिए चाहे साइचन हो, चाहे रेगिस्तान हो, जल हो, नभ हो, थल हो, कहीं पर भी किसी भी विषम परिस्थिति हो या अच्छी परिस्थिति हो, उसमें जाकर के राष्ट्र को महफूज रखना, यही हमारा उद्देश्य रहता है। इसीलिए कहते हैं कि आपकी छोटी सी 2 लाइनें हैं, जी। राह टेढ़ी है मगर चलना जरूरी है, और जिंदगी जंग है लड़ना जरूरी है इतिहास दुनिया में लिखे, और एक इतिहास लिखना जरूरी है। इस भारत माँ के लिए क्या क्या न कर गुजरे यार, इसके लिए यदि शहादत भी देनी पड़े तो वो भी देना जरूरी है, और इस तरह के लिए सलाम करना भी जरूरी है, जय हिंद बोलना भी जरूरी है। बहुत अच्छा सर। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सर का समय समय पर आशीर्वाद मिलता रहता है, और मैं तो क्या लिखता हूं लेकिन प्रशंसा कर देते हैं सर जैसे इंसान, बड़ी शख्सियत, तो कहीं ना कहीं हौसला मिलता है। और किसी बड़े कवि ने कहा कि तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की माटी तुझे कुछ और दूं।
तो अंत में चलते चलते सर, युवाओं के लिए कोई संदेश आप? बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि मैं युवाओं का कहना चाहिए काफी प्रेरणा स्रोत हूँ जी। स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एनसीसी कैंप्स, एनसीसी में वैसे ही मैं यूनिवर्सिटी, अभी स्टार एक्स यूनिवर्सिटी है गुड़गांव के अंदर, 1.5 घंटे का लेक्चर दे करके आया हूँ। और अभी कॉलेज इनमें जा करके बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, उनको कैरियर गाइडेंस कि आज आप सेना के अंदर जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं। जी। पहले तो आपको सिक्योरिटी आपकी मिलती है। भगवान अभी हम जिस प्रकार से देखे पुराने समय की और आज की चली जो सभी कहते हैं मिलेगा क्या, आज की सैलरी का देखिए, और उसके बाद में जिस वक्त आपके कंधे के वो 2 तारे लगते हैं ना, माताजी पिताजी, और उस वक्त जो तारा लगाने जब जाते हैं तो वो रोते हैं, क्यों? खुशी के आंसू आते हैं कि आज मेरा बेटा जिसको मैं चाहता था कि देश के लिए वो कुछ करे, वो करने के लिए तैयार है। तो ये दूसरी बात, आज के युवाओं को मैं कहूंगा कि एक गलत रास्ता आ रहा है, तो मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल करें तो इसके अंदर इतनी किताबें, लाखों किताबें हैं, इसके अंदर इतने सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़िए, और पुरानी हिस्ट्री की बातें इसके अंदर छुपी हैं, उनको जो है उनको पढ़िए, अपना ज्ञान करिए। तीसरा ये कि आप जो है आज के समय में जो लत लगी है गलत काम की, यानी कि नारकोटिक्स या इंजेक्शन वगैरह जो बच्चे करते हैं, नशा से मुक्ति करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, तन ठीक रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी करोगे, राष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छे इंसान जज्बा होगा। और आगे आने वाला समय 35 वर्ष से कम के बच्चे हमारे पास में 44 करोड़ हैं, जो 9% है विश्व की पॉपुलेशन के। अगले 15 साल में आप लोग पूरे विश्व के अंदर छाने वाले हो, पूरे विश्व के अंदर आपका डंका हुआ कि ये भारतीय हैं, आपके पास में कॉलेज हैं, आपके पास में मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके पास सब कुछ आज आपके पास में मिल रहा है। और भारत में जो पहले बाहर जाते थे हमारे लोग, वो अभी वापस आकर के भारतवर्ष के साथ में मिल करके इसको बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो मित्रों, आज हमारे साथ थे कर्नल गोपाल सिंह जी, जिनका एक ओजस्वी भाषण कहे या वक्तव्य अभी हमने सुना। और सर, आपको जब भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक रोमांचित हो जाते हैं। और अंत में चलते चलते मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हौसला तुम जो रखोगे, रास्ते मिल ही जाएंगे, तुम्हारे मुस्कुराने से नजारे मुस्कुराएंगे। यही हिम्मत है जो इंसान को इंसान बनाती है। बढ़ेंगे जो कदम, आखिर वो मंजिल पाई जाएंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार बोलिए, भारत माता की जय।